सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की पाठ संख्या 16, जिसका नाम है पानी की कहानी, जो कि निबंध शैली के रूप में है और लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने। तो हम इसका भाग 2 अब पढ़ते हैं आगे कि भाग 2 में आगे क्या बताया गया है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। मैं यानी वो बूंद बोल रही कि मैं कई महीने, मास यानी कि कई महीने मैं समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। किससे मुलाकात होती है? बूंद की गर्म धारा से। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सौंपना प्रारंभ किया और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब आपको भी पता है कि जैसे अगर बर्फ़ को आप थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दोगे या फिर किसी गर्म जगह पर रख दोगे तो वो 1 सेकंड में पिघल ही जाएगा। तो इसी प्रकार जो वो ठोस बूंद होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है और वह जैसे ही उस गर्म जल धारा से मिलती है और उसको ठंडा करने के रूप में वो उसके साथ मिल जाती है और फिर पानी बन जाती है। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, जी मचलने लगता था, पर धीरे धीरे सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया, यानी कि मेरे मन में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। यानी समुद्र पर तो मैं बहुत घूम ली, अब मुझे थोड़ा अंदर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या क्या है अंदर। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, यानी मैं बहुत अंदर गहराई तक जाना शुरू हुई। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। आप सभी को पता है कि जहाँ समुद्र होगा वहाँ पर बहुत ही अनेक प्रकार की मछलियाँ, बहुत ही अनेक प्रकार के जीव आपको दिखाई देंगे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जो घोंगे होते हैं वो समुद्र में ही पाए जाते हैं, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी, मैं चौंक पड़ी। अब और अंदर जब गहराई में जाने लगती है वह बूंद, तो वो कहती है कि मैंने एक ऐसी अद्भुत वस्तु भी देखी कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती और यह जब भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती थी। कौन? वो बड़ी मछली। विचित्र है, वो लेखक बोलता है कि बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची, यानी पूरी तह तक पहुंच चुकी थी, समुद्र की ज़मीन को टच कर चुकी थी, तो बूंद देखती है कि वहाँ भी जंगल है, छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए, यानी बहुत सारे छोटे छोटे मोटे पत्तों वाले पेड़ उगे हुए हैं समुद्र के बहुत अंदर भी। वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब जब बूंद पूरी समुद्र की तलहटी तक पहुंच जाती है तो वो सब कुछ देख लेती है। फिर उसके मन में आता है कि अब मुझे ऊपर लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर बाद में इतना प्रयत्न करने पर ये दिखाई पड़ता है कि यह तो बिल्कुल ही असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब समुद्र के बाद वो कहाँ चली जाती है? चट्टान में चली जाती है। कई वर्षों में मैंने कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर तक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, यानी कुछ चट्टान जो कह रही थी कि हमें वहीं रहना ठीक होगा, परंतु हम में से कोई उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। यानी कुछ को तो बहुत उत्सुकता थी कुछ अलग नया करने की, और कुछ कह रहे थे कि हमें वहीं पर पड़ा रहना ठीक होगा।
अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, यानी किसी प्रकार की कोई ठोस वस्तु वहां पर देखने को नहीं मिली उस बूंद को और उसके जो भी चट्टान के साथी थे उनको। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी, और अनेक प्रकार की बहुत सारी धातुओं में आपने देख सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी जो धातुएं वो इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं थी बूंद को और उसके साथियों को कि आगे इतना दूर आने पर पीछे का रास्ता हम छोड़ आए हैं तो अब क्या होगा। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं था और अपना मार्ग बिना देखे वे अंधाधुंध चले जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी कि बहुत जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई था। यह हमारे लिए असह्य था, यानी यह हमारे लिए सहन करने के बाहर था। हम इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, जो इतना तेज तापमान था। हमारे अगुआ काँपे, अगुआ यानी कि जो मित्र थे वो काँपे, और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया, और देखते ही देखते बहुत लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग प्रकार से विभाजित हो गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, यानी मैं भी डरने लगी। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े, यानी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसी घटना हुई हमारे साथ में कि इतने तेज बाहर से हम फेंक दिए गए। पीछे देखने से अब बूंद के साथ में एक घटना होती है, और घटना के बाद बूंद और उसके मित्रों को ये पता लगता है कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। अब लेखक समझ चुका है कि बूंद ज्वालामुखी के बारे में बात कर रही है। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला, यानी कि एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया भाप का। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती और कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद किलोले का अर्थ होता है कि आप आकाश में स्वतंत्र रूप से हंसते खेलते हुए फिर रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंचे शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हो। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, क्योंकि बहुत देर तक वो पानी में रह चुकी थी, गर्म भाप ले चुकी थी। तो अब उस बूंद की इच्छा थी कि अब मुझे समतल भूमि पर जाना है, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे, यानी बहुत अच्छे दिन थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर, यानी किनारे पर, एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों को दुर्भाग्य को नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। अब जो बूंद है वो उस उत्सुक थी उस धुएं को देखने के लिए, काले काले धुएं को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली जाती है। अब जो बूंद है वो नल में चली जाती है और कई दिनों तक वह नल में ही घूमती है। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी कि कब मैं इस नल से बाहर निकलूं। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में मैं ऐसे स्थान पर जा पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। क्या होता है कि वह नल टूटा हुआ था। मैंने तुरंत उसमें से होकर भाग गई और पृथ्वी में समा गई, और अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास आ पहुंची। तो कुल मिलाकर बूंद है, उसने बेर के पेड़ तक वो कैसे पहुंची, उसने अपनी पूरी यात्रा हमारे सामने रखी है।
अब वो बूंद रुकती है और सूर्य निकल आए हैं। वो रुकी, अब वो रुक जाती है और कहती है सूर्य निकल आए हैं। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। बूंद कहती कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगी, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वो उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। बहुत ही अच्छी निबंध शैली में लिखा गया ये था लेखक का, और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लगने वाला ये निबंध लिखा उन्होंने, जिसमें एक बूंद के माध्यम से बताया कि बूंद किस प्रकार से कैसे बनती है, क्या क्या होता है, समुद्र में क्या क्या होता है, कितनी गहराई होती है, फिर पृथ्वी पर बूंद का आना किस प्रकार होता है, तो ये सब बताया। धन्यवाद।